हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीआईसी लेक्चरर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें आज छठा लेक्चर है और इसमें क्वेश्चन थोड़े से और टफ हो जाएंगे। अभी तक हम जो क्वेश्चन करते आए हैं वो सिंपल क्वेश्चन से मीडियम क्वेश्चन की तरफ बढ़े और फिर अब टफ क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको तरीके से करना, एक बार मेरे कराने के बाद वापस ज़रूर सॉल्व करना। आपके क्वेश्चन करने के जो तरीके हैं इनसे इंप्रूव होंगे, साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपके क्लियर होंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला गया इन द सर्किट शोन डायोड्स D1 एंड D2 आर आइडियल। तो ID1 डायोड करंट 1 और ID2 डायोड करंट 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हम ये मानेंगे कि जो डायोड 1 है वो कंडक्टिंग है, फिर हम मानेंगे कि डायोड 2 जो है वो कंडक्टिंग है। तो दो केस बना लेते हैं। तो केस फर्स्ट जब आप देखोगे तो उसमें आप ये मान लो कि डायोड 1 कंडक्टिंग है, तो D1 जो है वो कंडक्टिंग है, D1 कंडक्टिंग है। और फिर आप ये मान लो कि जो D2 है वो नॉन कंडक्टिंग है। तो D2 अगर नॉन कंडक्टिंग हो गया तो सीधी सी बात है यहाँ से सर्किट हो जाएगा ओपन। तो ID2 जो है उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 पहले केस में। और यहाँ पर जो ये सर्किट है कुछ इस तरह का बन जाएगा, जब अगर ये कंडक्टिंग हो गया और आइडियल है तो ये सर्किट जो है कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ से कंडक्टिंग हो गया, यहाँ ये रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ पर ये बैटरी आ गई। ठीक है, ये वाली जो बैटरी है ये भी 5 वोल्ट की है और ये बैटरी भी 5 वोल्ट की है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो है 500 ओम और ये जो करंट है ये है ID1। तो अब करंट कैसे निकालोगे? करंट निकालोगे वोल्टेज का डिफरेंस, तो 5 - 5 अपॉन रेजिस्टेंस। तो ID1 की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। तो दोनों ही करंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, जो कि केस है नहीं। तो ये वाला केस तो है नहीं। अब केस 2 में आप मान लो कि जो D2 है वो कंडक्टिंग है। तो यहाँ पर आप मान लो कि जो D2 है वो कंडक्टिंग है और जो D1 है वो नॉन कंडक्टिंग है। D1 क्या है? वो नॉन कंडक्टिंग है। अब क्या सॉल्व करोगे? तो ID1 हो गया 0, ID1 जो है वो 0 हो गया। अब ये वाला सर्किट ले लो, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गई और ये कंडक्टिंग है तो यहाँ पर ये बैटरी हो गई। तो ये बैटरी हो गई 3 वोल्ट की, ये बैटरी हो गई 5 वोल्ट की और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हो गया वो 500। तो ID2 तो यहाँ से हो जाएगा 5 - 3 अपॉन 500। तो यहाँ से ये आएगा 2 अपॉन 500 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 4 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आंसर जो आपके पास बनेगा वो बनेगा 4 मिली एम्पियर, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? पहले ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा इसका, है ना। इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट देयर इज अ मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी फॉर ऑरेंज लाइट एंड मिनिमम ऑफ इंटेंसिटी फॉर ब्लू ग्रीन लाइट एट सेम एंगल पर है दोनों। तो कंडीशन लगा लेते हैं कंडीशन फॉर मिनिमा। तो मिनिमा की कंडीशन हमारे पास जो होती है वो होती है A sin थीटा इक्वल्स टू M लैम्बडा। डायफ्रैक्शन की बात चल रही है, यहाँ पर है सेम एंगल। तो फॉर सेम एंगल के लिए क्या लिखा जाएगा? M1 लैम्बडा 1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? M2 लैम्बडा 2। तो M1 और लैम्बडा 1 की वैल्यू कितनी हो गई है? 600 और M2 और लैम्बडा 2 की जो वैल्यू है वो हो गई है 500। तो यहाँ से ये बन गया 6M1 इक्वल्स टू 5M2। तो ये बन गया M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू 5:6। फिर हमें बोला है फॉर व्हाट मिनिमम स्लिट विड्थ। तो मिनिमम स्लिट विड्थ के लिए फॉर मिनिमम स्लिट विड्थ इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन मैंने A sin थीटा, एंगल स्मॉल है तो sin थीटा को हमने क्या लिख लिया? थीटा। तो A इक्वल्स टू M लैम्बडा अपॉन थीटा। अब दोनों में से जो मिनिमम है तो मिनिमम की वैल्यू ले ली, तो M1 की वैल्यू ले ली हमने 5, है ना। दोनों में से मिनिमम ले लिया तो M1 की वैल्यू हमने ले ली 5, तो यहाँ से हो गया 5। और जो लैम्बडा है, लैम्बडा मिनिमम किसके लिए होगा? लैम्बडा की वैल्यू जो हम लेंगे वो लेंगे कितनी? 600, है ना। तो ये वैल्यू कितनी लेंगे? 600। तो 600 इंटू 10⁻⁻9 और अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻3। तो ये वाली वैल्यू हमने ले ली यहाँ से।
तो ये वाली वैल्यू जब हमने ली तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या आंसर आएगा? 3 इंटू 10⁻³ मीटर, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनर डायोड इन द वोल्टेज रेगुलर सर्किट ऑफ फिगर हैज अ कांस्टेंट रिवर्स ब्रेकडाउन VZ इक्वल्स टू 8.2 वोल्ट दे रखा है और Z की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है। IZ की वैल्यू वेरिएबल है, 75 मिली एम्पियर मिनिमम है और मैक्सिमम है 1 एम्पियर। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और हमें पूछा है VL जब VZ के बराबर हो जाएगा और वाइल VB वेरीज, जो बैटरी वोल्टेज है वो वेरी करे ±10% से, यानी कि सोर्स वोल्टेज वेरी करे, तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ 12 वोल्ट पर रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम लोड करंट निकालें तो लोड करंट क्या होगा? VZ अपॉन RL। तो VZ की वैल्यू तो फिक्स है, ये कितना है? 8.2 और RL जो है वो 9 ओम है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 8.2 अपॉन 9 ये आएगा 0.911 एम्पियर। तो ये हमारे पास लोड करंट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर कहा है जो बैटरी वोल्टेज यानी कि सोर्स वोल्टेज है वो वेरी कर रहा है, तो VS कितने से वेरी कर रहा है? ±10% से। तो 12 ±10%, तो इसकी दो वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू आएगी इसकी VS मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो वो बनेगी 13.2 वोल्ट, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी VS मिनिमम, वो वैल्यू कितनी बनेगी? वो बनेगी 10.8। तो दो वैल्यू इसकी हमने ले ली, एक बार 13.2 वोल्ट और एक बार 10.2 वोल्ट। तो एक बार 10.2 वोल्ट से यहाँ पर हम IS की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार हम 13.2 वोल्ट से यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? IS की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। IZ की दो वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक बार लेनी पड़ेगी 75 एम्पियर, तो एक बार हम IZ की वैल्यू 75 ले लेते, तो IZ इक्वल्स टू 75 मिली एम्पियर है ना। IZ की वैल्यू 75 मिली एम्पियर अगर हम लेते हैं तो यहाँ से I जो है वो किसके बराबर होगा? IL प्लस IZ। तो IL की वैल्यू कितनी है? 0.911 और ये है 75 मिली एम्पियर है, मतलब 75 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से बनेगा 0.986 मिली, ये 0.986 एम्पियर। तो ये हमने मिनिमम वैल्यू के लिए लिया है, तो ये मिनिमम वैल्यू के लिए लिया है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं RS। तो RS किसके बराबर होगा? मिनिमम वैल्यू ये हो गई, तो 10.8 में से माइनस करना है VZ कितना है? 8.2 और अपॉन I की जो वैल्यू है वो कितनी ली हमने? 0.986। तो यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस मिनिमम के लिए कितना आएगा? 2.64 ओम। ये मिनिमम के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया ना। ये किसके केस में आ गया? मिनिमम के केस में आ गया। हमें क्या मेंटेन करना है? हमें ये RS की वैल्यू आ गई। फिर अगर हम इसको मैक्सिमम के लिए निकालें तो मैक्सिमम जीनर जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। तो दूसरी जो है ये आ गया RS मिनिमम और दूसरा आप निकाल लो RS मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको वापस से वैल्यू निकालनी पड़ेगी IZ। तो जब IZ की वैल्यू आप 1 एम्पियर लोगे तो 1 एम्पियर, तो I की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 1.911। तो यहाँ से कितना बनेगा? 13 पॉइंट, ये कितना है? 2 माइनस 8.2 अपॉन यहाँ से जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है 1.911, ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 13.2 माइनस 8.2 और अपॉन 1.911। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास 2.61। ये भी कितना आएगा? 2.61, 2 के आसपास आएगा ये। तो यहाँ से भी हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2.62 के आसपास आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 2.62 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की वैल्यू दी है C/R, एग्जिस्ट इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A centered at the origin. Here R is the radial distance from the center. Determine the magnitude of a point charge placed at origin which will produce the same electric field at R equals to A. तो हमें ये बताना है कि चार्ज क्या होगा। तो चार्ज जो होगा वो कितना होगा? रो dV। कितना होगा? रो dV। तो Q इक्वल्स टू रो की वैल्यू C/R और dV कितना रखा जाएगा? 4πr² dr।
और रेडियस तक वेरी करेगा तो 0 से a। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to a, ये हो जाएगा c और 4 पाई r dr। तो 4 पाई c तो बाहर आ गया, यहाँ क्या रह जाएगा 0 to a और ये रह जाएगा r dr। तो ये बनेगा 4 पाई c और ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2। तो ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 पाई a स्क्वायर c। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पाई a स्क्वायर c। नेक्स्ट दिया है सीजियम हैज़ अ वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन दिया है सीजियम का, वो कितना दिया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन सीजियम इज इल्यूमिनेटेड विद अ लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ द इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस हैव काइनेटिक एनर्जी रेंजिंग फ्रॉम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइंस्टीन की इक्वेशन यूज करनी है। तो अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करेंगे तो एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस के ई मैक्स। तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई 1.8 और ये कितना हो गया 2.2। तो यहां से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एच न्यू की वैल्यू आ गई। अब लैम्बडा जो नैनोमीटर में हमें निकालना है, तो लैम्बडा ये ई की वैल्यू आ गई एक तरह से। तो लैम्बडा नैनोमीटर में 1240 अपॉन ई नैनोमीटर में निकाल रहे हैं तो ये 1240 को डिवाइड कर दो आप 4 से, तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास 310 नैनोमीटर। तो आंसर आ जाएगा 310 नैनोमीटर विच इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज व्हेन द बूलियन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर आपको डी मॉर्गन्स लॉ का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंगली ए बार प्लस बी बार ये किसके बराबर हो जाएगा ए डॉट बी का बार, और इसी तरह से सी प्लस डी का बार सी बार प्लस डी बार, तो ये हो जाएगा सी डॉट डी बार। तो यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा ए बी प्लस सी डी, और ये बन जाएगा ए बी बार प्लस सी डी बार। मान लेते हैं हम कि जो x है वो किसके बराबर है a डॉट बी, और y जो है वो किसके बराबर है c डॉट डी। तो यहाँ से x बार जो है वो बराबर हो जाएगा a डॉट बी का बार, और y बार जो है वो बराबर हो जाएगा c डॉट डी का बार। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x बार प्लस y बार। तो ये बनेगा x बार, यही बनेगा ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा, अच्छा ये दोनों मल्टीपल में है, सम में नहीं है, यहाँ पर ये डॉट में है, यहाँ पर ये डॉट में लगाना, तो यहाँ पर भी डॉट लगा लो। तो ये बनेगा x बार y प्लस y x बार और y बार, ये बनेगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट लॉ का यूज करना है, कंपोनेंट लॉ। तो कंपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंगली x बार कितना हो गया 0 और y बाई बार भी कितना हो गया 0। तो ये प्लस 0, तो क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिज्म इज टू बी यूज्ड टू टर्न अ बीम ऑफ लाइट 90 डिग्री। बीम ऑफ लाइट को 90 डिग्री पर उसको टर्न कर देता है, यानी कि इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हो गई। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स एट बैक सरफेस वेयर द इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री। इंसिडेंट एंगल जो है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है ना। तो वो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमारे पास थीटा सी है वो लेस देन होना चाहिए 55 डिग्री से। तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/n1 ये कंडीशन हो गई। एक्चुअली ये होगा ऐसे, साइन थीटा सी अपॉन साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाला जो है वहाँ पर ये हो गया n2/n1, है ना। स्नेल्स लॉ हमने यूज़ किया। तो थीटा सी जो है उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो गया 1, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो गई, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा सी, ये हो जाएगा 1, एयर का ये हो गया और ये हो गया n। तो यहाँ से लिखा है मैंने।
तो यहाँ से n1 की वैल्यू निकालनी है, तो n1 जो है वो कितना हो जाएगा, n1 हो जाएगा 1/sin θc। तो ये कितना हो जाएगा 1/sin 45 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो √2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 kg ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड स्लाइड डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ 0.1 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक आता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ये v बराबर किसके हो जाएगा, √2gh। यहाँ से यहाँ तक u इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से यहाँ पर पहुँचेगा। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो वो किसके बराबर होगी, u इक्वल्स टू √2gh। तो 2g और h जो है उसकी वैल्यू हो गई 0.1 मीटर। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फिर बोला एट द बॉटम इट कोलाइड्स परफेक्टली इन इलास्टिकली विद 0.4 kg मास इनिशियली। तो ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन, अब क्या चल रही है, टक्कर चल रही है। तो m1 u इक्वल्स टू ये हो जाएगा m1 प्लस m2। परफेक्ट इन इलास्टिक है तो मास ऐड हो जाएंगे, और वेलोसिटी मान लो हो गई v। तो इनिशियल मास जो है वो कितना है इसका, 0.3। इनिशियल वेलोसिटी को अभी मैं u ही रख रहा हूँ, और टोटल मास जो हो जाएगा आफ्टर कॉलिजन ये हो जाएगा 0.7, और ये आ गया v। तो यहाँ से v की वैल्यू बन गई 3/7u। v की वैल्यू कितनी बन गई, 3/7u। फिर उसके बाद द मैक्सिमम एंगल की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ से अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बदल रही है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदलेगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है कैपिटल M v² और कैपिटल M g और hf, ये hf हाइट हमें निकालनी। तो ये m से m कट गया, v² की वैल्यू चाहिए हमें। तो v² hf की वैल्यू निकालने, तो hf इक्वल्स टू हो जाएगा v²/2g। तो यहाँ से hf अब v² करना है, तो v² किसके बराबर हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये 49, और ये हो गया u² और /2g। तो u² यहाँ से देखोगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9/49 इंटू 0.1। तो यहाँ से hf की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और hf की वैल्यू आएगी 0.184 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, hf की वैल्यू आ गई 0.184 मीटर, है ना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एंगल निकालना है। तो यहाँ से ये hf डिस्टेंस, तो इसके लिए मैंने ये ऐसे ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल। तो ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल है अल्फा, ये एंगल क्या है, अल्फा है, और ये डिस्टेंस मेरे को बतानी है hf। तो अगर इसकी रेडियस r है तो ये डिस्टेंस जो है वो कितनी बनेगी, ये बनेगी r। अगर ये रेडियस r है तो ये r है, तो r 1 माइनस कॉस अल्फा, ये डिस्टेंस बन जाएगी। तो hf इक्वल्स टू हो जाएगा r 1 माइनस कॉस अल्फा। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस हमें कितनी दी हुई है, रेडियस 0.1 मीटर दी हुई है ना। रेडियस इसकी कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर, और hf की वैल्यू हमने निकाली 0.184। तो ये आ गया 0.184, और ये आ गया 0.1, और यहाँ से हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा और 0.184 डिवाइड बाय 0.1, इसको सिंप्लीफाई करो। तो 0.184 डिवाइड बाय 0.1, तो ये बनेगा 1.84, 1.84, और यहाँ से 1 माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1.84, 1.84 यही बनेगा, या कुछ और बन रहा है। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0.184 ही आया था ना, 0.0184। एक मिनट, ये कैलकुलेशन में चेक कर लो। 9/49 इंटू 0.1, अब 0.0 आएगा। ये यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसको आप कर लेना 0.0184। तो अब यहाँ पर भी आप करेक्शन कर लो, तो इसको आप लिखो 0.0184, और इसको डिवाइड करो आप 0.1 से, तो ये बनेगा 0.184, ये बनेगा 0.184। यहाँ पर भी आप लिखो 0.184,
0.184। ठीक है, अब यहां से आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो, तो 1 माइनस 0.184, 1 माइनस 0.184, तो ये आएगा हमारे पास कॉस अल्फा इक्वल्स टू 0.816। अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 0.816। तो इसका आप कॉस इनवर्स निकाल लो। तो इसका जब आप इनवर्स फंक्शन निकालोगे, कॉस इनवर्स 0.816, तो आंसर आएगा 35। वैसे आंसर इसी में दे रखा है क्या? हाँ, इसमें आंसर आ गया, कॉस इनवर्स 186। हमने आंसर क्या निकाला? 816, मतलब 82 के आसपास हो गया। तो अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0.82, तो ये आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 एंड इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स f इक्वल्स टू माइनस के वी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मोशन ऑफ पार्टिकल? f दे रखा है माइनस के वी, तो इसको आप लिख लो ma इक्वल्स टू माइनस के वी। a जो है वो होता है v dv अपॉन ds, तो x भी लिख सकते हो आप चाहो तो x डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा m v dv, ये हो जाएगा m v dv अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस के वी। तो यहाँ से v से v कटेगा, तो हमारे पास dv अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के अपॉन m। तो dv इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के अपॉन m इंटू डी एक्स। तो इसको आप इंटीग्रेट करो v0 से और v तक, और इसको आप इंटीग्रेट करो 0 से x तक, तो ये बनेगा v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। तो v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। तो ये आंसर हमारे पास आएगा, और ये आंसर के अकॉर्डिंगली वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लीनियरली विद द डिस्टेंस, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे फॉर एम नॉट मोलिब्लिडेनम, एम नॉट नहीं है मोलिब्लिडेनम है, z की वैल्यू 42 है, उसके लिए वेवलेंथ है 0.71, और के अल्फा के लिए एक्स सी यू के लिए वेवलेंथ बताना है। तो हमारे पास लेमडा 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू जेड माइनस 1। के अल्फा के लिए यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट की हो जाती है 1, जेड माइनस बी होता है ना, तो स्क्वायर हो गया। तो एक को मान लूँ मैं 1 और इसको मान लूँ 2, तो ये बनेगा हमारे पास लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा z1 माइनस 1 अपॉन z2 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो लेमडा 2 इक्वल्स टू लेमडा 1, z1 माइनस 1 और z2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। z1 की वैल्यू है 42 और z2 की वैल्यू है 29, तो लेमडा 1 की वैल्यू है 0.71, ये जो वैल्यू है ये है 0.71, और z1 की जो वैल्यू है वो 42 माइनस 1, और ये जो वैल्यू है ये है 29 माइनस 1 और इसका कर दिया स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1.52 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर हमारे पास आएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन 0.24 आर्मस्ट्रॉन्ग, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो लेमडा मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ 12.27, और अपॉन यहाँ पर वोल्टेज किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्रॉस अगर हम लेमडा स्क्वायर करें तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 12.27 का स्क्वायर अपॉन बी। वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.27, और ये दे रखा है 0.24 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका कर दो आप स्क्वायर। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करोगे 12.2 को, तो 12.27 डिवाइड बाय 0.24 और इसका स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये बनेगा 26-13 के आसपास वोल्ट, जो कि मैच कर रहा है किसके साथ? थर्ड ऑप्शन के साथ। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 26-13। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल। तो वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन किसके बराबर होगा? Q इंटू डेल्टा वी। तो एक बार हमें यहाँ पर वोल्टेज निकालना पड़ेगा ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ डाइपोल के लिए
यहाँ जो वर्क डन आएगा वो निकाल लेंगे। और इसके लिए जब निकालोगे तो देखो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर जब आप वर्क डन निकालोगे, सॉरी पोटेंशियल निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये कितना लिखा जाएगा, वी ए इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा माइनस के, दोनों सेम डायरेक्शन में अलाइन है, तो सेम डायरेक्शन में अलाइन है ये दोनों। यहाँ ये पी की जो डायरेक्शन है वो ये है ना। तो ये कितना होगा, ये होगा के पी, के डॉट पी होता है तो के पी कॉस थीटा अपॉन ये बीच की डिस्टेंस, ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एंगल जो है, ये वाला एंगल थीटा की वैल्यू, डाइपोल की डायरेक्शन ये है ना, डाइपोल जो है वेक्टर, सॉरी, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से बनेगा माइनस के पी, थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी ना यहाँ पर, तो ये बनेगा माइनस के पी और अपॉन ए स्क्वायर। के को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट ए हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट बी निकालना है, उसके लिए पहले आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस x है तो ये भी x हो गया, और ये डिस्टेंस a है, तो a को इसके अलावा अगर आप बांटो तो a cos 45 डिग्री, तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, a cos 45 डिग्री, x इक्वल्स टू हो जाएगा a cos 45 डिग्री, तो x की वैल्यू हो जाएगी a/√2। तो a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x√2। a जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x√2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इस डाइपोल की वजह से यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर मेरे को निकालना है पोटेंशियल b पर। तो b पर पोटेंशियल निकालना है, तो ये डाइपोल एक डायरेक्शन में दिया हुआ है एंगल पर, तो एंगल पर दिया हुआ है तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो जाएगा वो जाएगा p cos 45 डिग्री, ये तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा p sin 45 डिग्री। तो हमें पता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, जो डाइपोल की वजह से अगर मैं निकालूंगा पोटेंशियल, तो वो वैल्यू क्या दे देगा, वो दे देगा वैल्यू 0, क्योंकि cos 90 हो जाएगा तो वो 0 वैल्यू दे देगा। तो जो हमारे पास डाइपोल आएगा वो इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से, और ये जो डायरेक्शन है ये इसी की डायरेक्शन में हो जाएगी, बी की डायरेक्शन में। तो वी बी जब आप निकालोगे तो वो आप लिखोगे के पी साइन 45 डिग्री और कॉस थीटा, तो यहाँ पर जो कॉस है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, अपॉन ये डिस्टेंस कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर। तो एक्स का जो स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ मैं एक बार, तो वी बी ये हो जाएगा के पी और साइन 45 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1/√2, साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2, तो आप इसको लिख दोगे p/√2, और x की जो वैल्यू है a/√2, तो ये हो जाएगा a²/2, है ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a²/2। तो यहाँ से वी बी की जो वैल्यू आएगी, वी बी की, तो वी बी की वैल्यू बनेगी हमारे पास के पी, ये वैल्यू बनेगी kp√2/a², ये वैल्यू बनेगी पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट बी जो बनेगा वो बनेगा kp√2/a², ये पोटेंशियल आ गया बी के ऊपर। हाँ, ये बी के ऊपर पोटेंशियल आ जाएगा। डायरेक्शन एक बार फिर से चेक कर लो। हाँ ठीक है, तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा Q, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, A से B, तो A से B ले जा रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास VB माइनस VA, तो Q जो है वो यूनिट चार्ज है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू हो गई 1, और VB की वैल्यू आ गई K, तो K का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो गया p√2 और अपॉन a²,
और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो जाएगा 1/4πε0, ये हो गया p/a²। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा √2 + 1 p/4πε0a²। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, जो कि ऑप्शन होगा सेकंड। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है मैक्सवेल इक्वेशन, इट कैन बी शोन दैट सेंसिटिविटी यानी कि रो की वैल्यू 0 है, implies that B is equals to constant inside the material। तो for perfect conductor के लिए रो की वैल्यू कितनी? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर E, इसकी वैल्यू कितनी? 0। तो फैराडेज लॉ का अगर हम यूज करें तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग कर्ल ऑफ E इक्वल्स टू -del B/del T ये होगा। तो E की वैल्यू अब 0 हो गई, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? ये बनेगा del B/del T इक्वल्स टू 0, और B जो है वो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब जो A है वो सही लिखा हुआ है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए। सेकंड के लिए, फॉर मैक्सवेल इक्वेशन इट कैन बी शोन दैट B इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये रो भी 0 होगा। तो अगर मैं सुपर कंडक्टर के लिए बात करूं तो सुपर कंडक्टर के लिए क्या होता है? B की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है सुपर कंडक्टर के लिए। बट इट डज नॉट इम्प्लाई दैट रो इक्वल्स टू 0। तो यानी कि सेकंड जो है वो गलत है। तो केवल और केवल हमारे पास फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द डायमैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक के लिए उसका जो काई है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, और इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर से ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक इंटरेक्शन एनर्जी of an electron spin magnetic dipole moment in magnetic field of induction of 1 Tesla with the thermal energy at room temperature is about। तो U की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू बी और इनटू बी। म्यू बी जो होता है वो होता है बोहर्स मैग्नेटोन। ये क्या होता है? बोहर मैग्नेटोन की जो वैल्यू होती है जूल पर टेस्ला में, इसकी वैल्यू ली जाती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। तो यहाँ से एनर्जी जो बनेगी वो बनेगी 9.27 इंटू 10⁻⁻24, और बी की वैल्यू दे रखी है 1। तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी KT रूम टेम्परेचर पर। तो K जो है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और रूम टेम्परेचर लगभग 300 केल्विन। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 4.14 इंटू 10⁻⁻23 या 21। तो ये वैल्यू बनेगी 21। तो आपको रेशो निकालना है, तो U/KT का रेशो निकालना है। तो ये बनेगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24, और ये 4.14 इंटू 10⁻⁻21। तो ये बनेगा 9.27 अपॉन 4.14, तो ये आएगा 2.23, और आंसर आ जाएगा बी, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा 2.24 इंटू 10⁻⁻3, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, कंसिडर द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ अल्फा इज द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है वेलोसिटी का, अब ये याद रखना पड़ेगा, हालांकि इसको बनाया जाता है कूलम्स लॉ का यूज़ करके और जो पिटल फोर्स है उसका यूज़ करके। mv²/r इक्वल्स टू जो k q1 q2/r² उससे वैल्यू बराबर करके फिर यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनता है v इक्वल्स टू e²/4πε0 h कट, और यहाँ पर होता है z अपॉन और यहाँ पर हमारे पास होता है n, z/n, n का मतलब होता है नंबर। अब
अल्फा जो है उसकी वैल्यू बराबर होती है ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 h कट c, ये अल्फा की वैल्यू होती है। तो इसको c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो v इक्वल्स टू, इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा v इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 h कट c, और यहाँ पर भी हो जाएगा c z अपॉन n। तो अब ये जो हमें पूछ रहा है किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फॉर हाइड्रोजन H2 एटम Z की वैल्यू हो जाएगी 1, और ये वैल्यू जो है उसको हम लिख देंगे अल्फा। तो यहाँ बनेगा V इक्वल्स टू अल्फा C अपॉन n। और हमें किसके लिए पूछा है, हमें पूछा है लोएस्ट ऑर्बिट के लिए, तो फॉर लोएस्ट ऑर्बिट, फॉर लोएस्ट ऑर्बिट, तो लोएस्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से V इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा C। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अल्फा C आ जाएगा। नेक्स्ट है, A boy is walking away from a wall at a speed of 1 meter per second in direction at right angle to the wall। ये वॉल हो गई और ये कोई लड़का हो गया, तो ये इससे दूर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है इससे। He blows a whistle steady, और ये एक सीटी बजा रहा है। एक ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो वॉल के लिए फ्रिक्वेंसी अलग होगी, वॉल से तो लड़का दूर जा रहा है और ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी फॉर वॉल, तो फॉर वॉल, वॉल के लिए मैंने लिखा FW, तो उससे दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, तो उसके लिए क्या बनेगा, उससे बनेगा V अपॉन V माइनस U, और यहाँ पर आ जाएगा F। और फॉर ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के वो पास जा रहा है, ऑब्जर्वर के वो कहाँ जा रहा है, पास जा रहा है, ये वॉल के लिए प्लस आएगा, दूर जा रहा है ना, प्लस आएगा, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो VO, यहाँ आएगा V अपॉन V माइनस U, यहाँ आएगा माइनस U और इंटू F। अब उसको बीट्स सुनाई दे रही है, तो बीट्स को हम क्या कहते हैं, दो फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, तो बीट्स जो है वो बनेगी FO माइनस FW, तो ये 4 बीट्स सुनाई दे रही है, यहाँ दोनों से F कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा V अपॉन V माइनस U। V जो है वो स्पीड है साउंड की, V जो है वो साउंड की स्पीड है, जो कि कितनी दे रखी है, ये स्पीड दे रखी है हमें 340, तो यहाँ हो जाएगा 340 अपॉन, ये हो जाएगा 339 माइनस, ये हो जाएगा 340 अपॉन 341। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से हमें फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी और वो लगभग आएगी 680 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, 680 हर्ट्ज के आसपास आएगी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग यूजिंग अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग 2000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो 1/2000 ये दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, लाइन्स पर सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर लाइन, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो ये बनेगा 5 × 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, फिर हमें पूछा है किसके लिए, हाईएस्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए, तो मैक्सिमम ऑर्डर, फॉर मैक्सिमम ऑर्डर, फॉर मैक्सिमम ऑर्डर, तो मैक्सिमम ऑर्डर के लिए ये बनेगा m लैम्बडा लेस देन इक्वल्स टू d। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ लाइंस, तो m लेस देन इक्वल्स टू d अपॉन लैम्बडा, तो d की जो वैल्यू है वो है 5 × 10⁻⁻6 और लैम्बडा जो है उसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁻7। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 10, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग कर्व XY इक्वल्स टू 4। पॉइंट्स दे रखे हैं 2 मीटर 2 मीटर और वो 4 मीटर और 1 मीटर। तो यहां से हमें निकालना है E डॉट डी। सबसे पहले वोल्टेज निकाल लो, तो वोल्टेज किसके बराबर होगा, E डॉट डी आर। तो E जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x i कैप प्लस 2j कैप, और ये डॉट प्रोडक्ट कराओ dx i कैप प्लस dy j कैप। तो यहां से बनेगा ये 4x dx प्लस ये बन जाएगा कितना 2 dy, ये बन जाएगा 4x dx और 2 dy। फिर हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन कितना होगा Q × V। तो Q यूनिट पॉजिटिव चार्ज है,
तो यहाँ से अब x के लिए जो यूनिट्स है वो 2 से 4 वेरी कर रही है, जो पॉइंट वेरी कर रहा है 2 से 4, तो ये हो जाएगा 4x dx प्लस y के लिए वेरी कर रहा है 2 से 1, तो ये हो जाएगा 2 से 1 और ये हो जाएगा 2y dy। तो यहाँ से बनेगा 4x स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2 से 4 प्लस यहाँ से बनेगा 2y और 2 से 1, तो यहाँ से 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बनेगा 2x स्क्वायर और ये 2 से 4, तो ये बनेगा 2 और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8, तो 32 माइनस 8 24, तो ये बनेगा 24 और प्लस यहाँ पर बनेगा ये माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 2, हाँ माइनस का 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 22। तो आंसर क्या आ जाएगा 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट हमें दिया है फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द वैल्यूज ऑफ ई एंड आर रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले तो यहां पर जो करंट जा रही है सी पर ये, और मान लो ये करंट आ रही है ऐसे ए, तो अप्लाई KCL एट सी, तो ये बनेगा IB प्लस IC प्लस ID इक्वल्स टू 0। तो IB की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर प्लस IC आपको निकालना है और ID की जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर है, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से IC की वैल्यू आ गई -11 एम्पियर, -11 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, हम ये वाली ब्रांच ले लेंगे, कौन सी CD, तो ये पॉइंट C यहाँ इस तरह से और ये माइनस ये ऐसे, तो ये G और ये जो वोल्टेज है 125 वोल्ट है। तो मैं ऐसे चल रहा हूँ मान लो ऐसे इस तरह से, और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 125 है, तो यहाँ पर KVL लगा दूंगा अब मैं KVL। तो KVL लगाऊंगा तो वो क्या लिखा जाएगा, वो VG माइनस ड्रॉप हो रहा है तो 125 माइनस ये क्या होगा IR, तो IC और R माइनस VC इक्वल्स टू 0, तो VG माइनस 125, ये IC माइनस 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 हो जाएगा +11, R की वैल्यू कितनी है 4 माइनस VC इक्वल्स टू 0, VG है ये VG, तो यहाँ से VG माइनस VC इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 81 वोल्ट। कितनी वैल्यू बनेगी 81 वोल्ट। तो जो वोल्टेज डिफरेंस इस लेग के बीच में, इस ब्रांच के बीच में रहेगा वही वोल्टेज डिफरेंस यहाँ रहेगा। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं लगाऊं VA माइनस VB इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए VG माइनस VC। तो VA माइनस VB जो है ये क्या बनेगा, ये बनेगा E, ये क्या बनेगा E और प्लस, एक मिनट, VA माइनस VB बनाना है आपको, तो यहां से ये क्या बनेगा, पहले VA माइनस VB बना लो, तो VA माइनस ये बनेगा E और -6 माइनस VB इक्वल्स टू 0, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू ये हो जाएगा E प्लस 6, ये किसके बराबर हो जाएगा, E प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये कितना बनेगा VA माइनस VB इक्वल्स टू बनेगा E प्लस 6। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। VG माइनस VC हमने निकाला, कितना आया, ये आया 81, ये ड्रॉप हो रहा है तो -125 यहाँ पर आया, यहाँ पर तो माइनस ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना बनेगा 81 वोल्ट, तो ये आ गया। ठीक है, और VA माइनस VB, तो VA माइनस VB, VA माइनस E -6 माइनस VB इक्वल्स टू 0, तो ये E प्लस 6 हुआ। E प्लस 6 को हम बराबर करें, यहाँ बराबर करते हैं, E प्लस 6 इक्वल्स टू ये 81, कुछ गड़बड़ हो रही है 81, तो E की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 81 माइनस 6, तो 81 माइनस 6 ये कितना बनेगा 75, यहाँ से बनेगा 75 वोल्ट। ठीक है, अब जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, तो VG माइनस VC
इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वी एफ माइनस वी डी। तो वी जी माइनस वी सी जो है ये कितना आया, 81 वोल्ट, ये 81 वोल्ट आया। और वी एफ माइनस वी डी ये कितना आ जाएगा, आई आर के बराबर होगा। तो ये होगा आई और इनटू आई की वैल्यू कितनी है, 10 हो गई। तो यहाँ से किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10 इंटू आर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8.1 ओम। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए 75 और 8.1 ओम, है ना, ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, अ सोर्स कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम atoms emit red light at two wavelengths whose mean is 656.3 nanometer and whose separation is 0.180 nanometer. Find the number of lines needed in a diffraction grating that can resolve these line in first order. तो रिजॉल्विंग पावर होती है, उसकी वैल्यू होती है लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, ये बराबर होता है m इंटू एन। तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो हमें दी है 656.3 nm और डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू दी है वो दी है 0.180 nm। तो यहाँ से हम आर पी निकाल लेंगे। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 656.3 अपॉन 0.180, ये हमारे पास वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। इसको हम बराबर कर देंगे m इंटू एन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए m की वैल्यू 1 हो गई, n तो n निकालना है। तो यहाँ से 656.3 अपॉन 0.180, तो ये कितना आ जाएगा 3646। तो ये बनेगा 3646 और इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 3.646 इंटू 10 पावर 3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा सेकंड। ठीक है, कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।